देखो, पिछली वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था, एक एजेंडा दिया था, 3-4 सवाल उठाए थे कि जब मैं वीडियो करूंगा तो मैं इन 3-4 सवालों को एक्सप्लेन करूंगा, इन इश्यूज को एक्सप्लेन करूंगा, इनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और वो कोशिश मैं करता हूं कि मैं मैक्सिमम उनको एड्रेस कर सकूं इस गिवन टाइम के अंदर। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है और पहला इशू ये है कि किस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गुज़िश्ता 2 दिनों में पहले बुनेर में और उसके बाद दीर में एक नया एजेंडा शेप किया है जो शरीफ जरदारी हुकूमत के लिए और खास करके PMLN के लिए बहुत ही तकलीफदेह है, बहुत चैलेंजिंग है, जिसका कोई आसान हल उनके लिए नहीं है। उनकी सारी पॉलिटिक्स जो है इससे बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। दूसरा ये इशू है कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कैबिनेट डिवीजन से, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन कैबिनेट से, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से, जिसमें इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI को वेटिंग एजेंसी बना दिया है पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ऑफिस कैटेगरी में, ऑफिसर कैटेगरी में। ये क्यों बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है अफवाज पाकिस्तान के लिए, खुद PMLN के लिए, और इस हद तक प्रॉब्लमेटिक है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि इसे विड्रॉ कर लें, इसे खत्म कर दें, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इसका सू मोटो नोटिस लें, क्योंकि ये बहुत ही एक गलत इससे जो है इसके बारे में इससे बहुत गलत सिग्नल्स, बहुत गलत मैसेजेस जा रहे हैं और ये बहुत ही नेगेटिव चीज है। फिर तीसरी चीज ये है कि ये FIA जो ड्रामा कर रही है, कोर्ट्स में तो है ही ड्रामा, मिक्स सिग्नल्स दिए जा रहे हैं कि FIA अदालत में जाके ये परमिशन मांग रही है कि शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को गिरफ्तार करने की उसको अदालत से परमिशन चाहिए। और इसके बारे में मुसद्दिक साहब जो पहले नैब में काम कर चुके हैं, उन्होंने खुल के कहा है टेलीविजन पे कि FIA जो है ये ड्रामा कर रही है सारा का सारा। वो भी एक इशू है लेकिन उतना बड़ा इशू नहीं है। और फिर एक, अगर मुझे वक्त मिला तो मैं ये भी एड्रेस कर सकता हूं कि PMLN जो इस वक्त इंतहाई मजबूत नजर आती है, जो हुकूमत में है, जो हुकूमत को लीड कर रही है, जिसका प्राइम मिनिस्टर भी है, जिसे न सिर्फ बाकी सियासी जमातों की सपोर्ट हासिल है बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की भी हम कह सकते हैं कि सपोर्ट हासिल है, और एक हमें असरात भी नजर आ रहे हैं कि इस साल यानी मुमकिन तौर पर लग ही रहा है कि असूली तौर पर कहीं से ये फैसला हो गया है कि इस साल के अंदर इलेक्शन तो करवाने ही पड़ेंगे बादल ना खास्ता, लेकिन अब उन इलेक्शंस को एक बहुत ही मैसिव लेवल पे रिग करने की कोशिश की जा रही है कि मैनेज किया जाए और इन्हीं जमातों को उसमें फाते दिखाया जाए और एक PMLN या PPP लेड किस्म की हुकूमत लाई जाए, या ये कोशिश की जाए कि कोई भी पार्टी जो है वो सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट जो है वो ना बना सकती हो। इन तमाम चीजों के बावजूद इसके कि ये चीज नजर आ रही है, मैं एक एनालिसिस ऑफर करना चाहता हूं। मुझे मौका मिला तो इसी वीडियो पे ऑफर करूंगा या सेपरेट एक वीडियो करूंगा कि क्यों PMLN का नवाज शरीफ साहब की पार्टी का सियासी मुस्तकबिल बहुत मखदूश है खुद सेंट्रल पंजाब में, अनलेस कि PMLN अपनी हिकमत अमली में तब्दीली करे, अपनी एक पूरी थिंकिंग में चेंज लाए और एक नया नैरेटिव जो है वो शेप करने की कोशिश करे। तो ये वो 3 या 4 इश्यूज हैं जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इशू ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया है गुज़िश्ता 2 दिनों में अपने नए नैरेटिव की शक्ल में बुनेर से और उसके बाद दीर से, जिसने शरीफ जरदारी रजीम के लिए, उनके सपोर्टिव मीडिया के लिए, उनके और जो गैर सियासी सपोर्टर्स हैं उनके लिए और खास करके PMLN के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया। बुनेर में वो चैलेंज वो क्या है? देखिए, बुनेर में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से जो एक क्राइसिस पैदा हुआ है पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर, उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, लेकिन उन्होंने बात को पेट्रोल तक नहीं रखा, वो बात को वो आगे ले गए आटे की तरफ, चावल की कीमतों में, घी में, फ्रूट और वेजिटेबल में, और उन्होंने एदाद शुमार के जरिए लोगों को याद करवाया कि उनकी 43 महीनों की जो गवर्नमेंट थी, 42-43 महीनों की गवर्नमेंट में, उसमें आटे की कीमत में जो इजाफा हुआ, चावल की कीमत में जो इजाफा हुआ, घी की कीमत में जो इजाफा हुआ और पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ, उसको अगर आप सिर्फ 2 महीने के साथ कंपेयर कर लें तो शरीफ जरदारी हुकूमत में उससे ज्यादा इजाफा हो गया। 2 महीने की हुकूमत में ज्यादा इजाफा हो गया और इसी नैरेटिव को उन्होंने कंसोलिडेट किया, स्ट्रेंथन किया। आज दीर के अंदर जब उन्होंने बात की गोश्त की, मटन की, बीफ की, बड़े गोश्त की, छोटे गोश्त की और चिकन की, जहां उन्होंने बताया कि कैसे हमजा शरीफ जो है वो किंग है चिकन के अक्रॉस पंजाब। तो ये एक ऐसा नैरेटिव है जो PMLN के लिए, दोनों ही के लिए, यानी PDM की तमाम जमातों के लिए बहुत टॉक्सिक है, शरीफ जरदारी रजीम के लिए बहुत टॉक्सिक है, बहुत खतरनाक है, खास करके PMLN के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। उसकी वजह है कि PMLN का जो वोट बैंक है पंजाब के अक्रॉस,
وہ ज्यादा सेंसिटिव है इन चीजों से एज कम्पेयर टू मौलाना के वोट बैंक के मुकाबले में, और पीपीपी के जो सिंध का वोट बैंक है उसके मुकाबले में पीएमएलएन का जो वोटर है वो ज्यादा बाशऊर है, वो ज्यादा एजुकेटेड है। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि पीटीआई के मुकाबले में वो लेस एजुकेटेड है, उसका वर्ल्ड व्यू जो है वो कमजोर है, वो इतना डेवलप नहीं है जहनी तौर पे। लेकिन बहरहाल पीपीपी के मौलाना के वोट बैंक के मुकाबले में ये कहीं ज्यादा बाशऊर है और वो ज्यादा सेंसिटिव, और यही वजह है कि पीएमएलएन की लीडरशिप जो है इस नए नैरेटिव से बहुत ही ज्यादा परेशान, बहुत ही तंग, बहुत ही नाला नजर आती है, हाथ पांव मार रहे हैं, वो खुद परेशान है। मैं आपको बिल्कुल बहुत वसूख से ये कह सकता हूं, मेरी बहुत से लोगों से बात होती है, वो स्ट्रिक्टली मुझे कहते हैं कि हमें कहीं भी कोट न करें, ऑफ द रिकॉर्ड ये बात है, लेकिन वो बहुत परेशान है इस नए नैरेटिव से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पीएमएलएन का और पीडीएम का नैरेटिव था क्या इमरान खान के खिलाफ अगस्त 2018 से जब से इमरान खान की हुकूमत आई, वो नैरेटिव आते ही ये था 2 महीने के बाद। पहले तो ये था कि इस हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट लेके आई है, ये आए नहीं, इनको लाया गया है, इनको सेलेक्टर्स लेकर आए हैं, इनको जबरदस्ती हम पे ठोंसा गया है। वो तो वैसे ही उड़ गया है गुज़िश्ता 8 हफ्ते से 9 हफ्ते से, जब आपने देखा कि उन्हीं को जिनको आपने सेलेक्टर्स कहा था वो अब ये मिक्स अचार गवर्नमेंट ले आए हैं, ये चूचू का मुरब्बा जो है वो ले आए हैं, तो वो तो नैरेटिव पहले ही उड़ चुका है कि कौन किसको लाया था। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा अटैक था वो ये था कि इमरान खान जो है वो शरीफ जरूर होगा, वो ऑनेस्ट जरूर होगा, मतलब वो जाती तौर पे करप्ट नहीं होगा, लेकिन इमरान खान निकम्मा है, इनकॉम्पिटेंट है, नालायक है, और इमरान खान की जितनी भी टीम है ये नापुख्ता है, ये मैच्योर नहीं है, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इनका कोई तजर्बा नहीं है, इसके पास कोई प्रॉपर एडवाइजर्स नहीं, टीम नहीं थी, आदमी अच्छा था, शरीफ था बेचारा, करप्ट नहीं है, लेकिन टीम इसकी बुरी है, करप्ट है, अगर करप्ट है या इनएक्सपीरियंस है, और इसने इकोनॉमी का कुंडा कर दिया, इसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। और दूसरी तरफ से नैरेटिव ये था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो बड़े एक्सपीरियंस आदमी हैं, वो बड़े पुख्ता हैं, उनको ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना आता है, उन्होंने बड़े बरस तक, चूंकि 3 दफा चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से काम कैसे करवाना है, उनसे रिजल्ट्स कैसे हासिल करने हैं, सड़कें कैसे बनानी है, अंडर पासेस कैसे बनाने हैं, चीजों को कैसे चलाना है, और वो एक शहबाज शरीफ साहब जो है वर्क एल्कोहलिक है, ओवर अचीवर है। इसी तरह पीएमएलएन के पास एक बड़ी मेच्योर किस्म की, एक्सपीरियंस किस्म की टीम है जिसको मामला हैंडल करने आते हैं, जिसे सबको साथ लेके चलना आता है, जो इकोनॉमिक रिजल्ट जो है वो शो कर सकते हैं। पिछले 8 हफ्तों से पीएमएलएन की जो टीम आई है उसका कुंडा हो गया, मतलब उसकी तबाही तो हो ही गई, क्योंकि जब उसके ऊपर ये इकोनॉमिक बम गिरा है, एक ऐसी सूरत हाल सामने आई है जो उनके लिए बिल्कुल अनमैनेजेबल है और उसको बिल्कुल मैनेज नहीं कर रहे। इसी को देख रहे कि जो बहुत ही अच्छे पीएमएलएन के लीडर हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, उनको जो चार्ज दिया गया है एनर्जी के हवाले से, वो कितने बेबस जो है उसमें नजर आते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर्स के अंदर कम से कम 4 से 5 या 6 घंटे की जो है लोड शेडिंग हो रही है, और अक्रॉस पंजाब के शहरों में 8-8 घंटे 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, देहात में इससे भी ज्यादा हो रही है। और पीएमएलएन की जो ये हुकूमत है वो उसके ऊपर पूरी कैबिनेट जो है काबू पाने में बिल्कुल नाकाम नजर आती। सो जो सौदा और ये कि इमरान खान निकलना था, इमरान खान की टीम निकलनी थी, इनमेच्योर था, इसने मईशत का कुंडा कर दिया, ये वो सौदा है जो न सिर्फ अपोजिशन ने बेचा पिछले पूरे 4.25 बरस, बल्कि अपोजिशन के कंट्रोल में जो मीडिया था उर्दू का, और जो बहुत नाराज भी इसलिए था कि इमरान खान ने आते ही उनके एडवर्टाइजमेंट जो बेजा किस्म के थे वो बंद कर दिए, पिछले जो नाजायज इलीगल एडवर्टाइजमेंट दिए गए थे उनके पैसे देने से इनकार कर दिया, और मीडिया जो था वो उनके खिलाफ हो गया, और मीडिया ने भी भरपूर ये सौदा बेचा, ये नैरेटिव बेचा कि इमरान खान ने मईशत का कुंडा कर दिया। ठीक, अब ये बहुत हद तक इसको इतना फैलाया गया इस पूरी चीज को, इसमें इतना मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी गई पाकिस्तान की मईशत के असल चैलेंजेस के हवाले से, जिनका मैं 1 मिनट में जिक्र करूंगा कि शरीफ लोग भी, जो अच्छे लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो डिसेंट लोग हैं, जैसे मेरा एक मीडिया कोलीग है मेरे अपने चैनल में जो बहुत ही जो है शरीफ इंसान है, लेकिन उसके भी और उस तरह के सैकड़ों हजारों लोगों के जहन में ये चीज आ गई कि मईशत का जो कुंडा हुआ है, जो मईशत की चीखें निकल गई हैं, जो लोगों की चीखें निकल गई हैं, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान के ऊपर, चूंकि वो निकम्मा है, चूंकि वो इनकॉम्पिटेंट है। एक दफा मेरी इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आज से कोई 1.5-2 बरस पहले डिबेट हुई, जब इसने मुझे ये सवाल रेज किया कि चले हम ये मान लेते हैं, क्योंकि मैं ये मसला से कह रहा था कि आईएमएफ के हाथ में इकोनॉमिक एजेंडा है, और चूंकि डॉलर जो है वो एप्रिशिएट कर रहा है, रुपी डिवैल्यू हो रहा है, तो इसलिए तमाम चीजें महंगी हो रही हैं, और जो आवाम की चीखें निकल रही हैं वो बेसिकली तौर पे एक इंटरनेशनल एजेंडा भी उसके अंदर शामिल है। तो इन साहब ने, जो बहुत अच्छा आदमी, उसने मुझे ये कहा कि जी चलें ये बता दें कि डॉलर का तो हो गया, लेकिन आलू, टमाटर, अंडे और इस तरह की बहुत सी चीजें, तो दूध शूध, ये तो पाकिस्तान के अंदर पैदा होते हैं, इमरान खान की हुकूमत जो है इनकी कीमतों को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये वो नादानी है, ये वो मासूमियत है
یہ وہ بیچارگی ہے, یہ وہ اگنورنس ہے, یہ وہ مسلیڈنگ چیز ہے جس کے لیے پاکستان کی سیاست, پاکستان کی اپوزیشن کی جماعتیں ساری کی ساری, اس وقت پی ٹی آئی بھی یہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں ایک آدھ منٹ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کا پی ٹی آئی کو بھی خود نیازہ بھگتنا پڑے گا. لیکن اور اس کے ساتھ پاکستان کا سارا میڈیا, اردو کا بھی, انگریزی کے اخبارات بھی, سب اس چیز میں شامل رہے. کسی نے اصل ایشوز کی طرف نہیں آنے دیا کہ جب آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو تمام فیکٹر آف پروڈکشن جو ہے مہنگے ہو جاتے ہیں. بیکاز جس آدمی نے انڈے, ٹماٹر, آلو بھی آپ کو بیچنا ہے, اس نے بھی بہرحال آئی فون بھی لینا ہے, موبائل فون بھی لینا ہے, اس نے پیٹرول بھی لینا ہے, اس نے اپنی گاڑی بھی چلانی ہے, اس نے اپنے اسکول کے بچوں کی ایجوکیشن بھی دینی ہے, اس کو شاید حج بھی کرنا ہو, اس کو شاید عمرہ بھی کرنا ہو, اس کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی خریدنا ہے. تو جب آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو آپ کی تمام چیزیں جو ہے وہ تھوڑی دیر میں مہنگی ہو جاتی ہیں. اب یہی وہ کرائسس ہے جو اس وقت شریف زرداری حکومت کے سامنے ہے اور عوام کا غیظ و غضب بھی ان کے سامنے ہے, اور جس کا ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے. ایون آئی ایم ایف کے پروگرام ملنے کے بعد بھی جو وہ سوچتے ہیں کہ ہم 14 مہینے جو کہا جا رہا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اب اس کے بارے میں بہت سیریس بھی ہیں, لیکن ہم تو اگست 2023 تک حکومت کریں گے اور شاید جب آئی ایم ایف کا پیسے مل جائیں گے, سعودی عرب کے پیسے, یو اے کے پیسے مل جائیں گے, ورلڈ بینک پیسے دے گا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک پیسے دے گا. وہ پورا جو پلان ہے جو میں نے پہلے ہی ایکسپوز کر دیا تھا 3 مارچ کو کہ ساری کی ساری تھنکنگ یہی ہو سکتی ہے, وہ سارا پلان بھی اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو جس قسم کا کرائسس کھڑا ہو چکا ہے اور جو ایک غیظ و غضب عوام کا ہے اس کا کوئی حل اس سسٹم کے پاس جو ہے نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں مزمل اسلم صاحب کی, جن سے آپ فیملیئر ہیں, جو کچھ مہینے عمران خان کی حکومت میں منسٹر آف فائنانس کے ایڈوائزر تھے یا اسپیشل اسسٹنٹ تھے. مزمل اسلم نے ایک دن پہلے, یہ 2 منٹ کی ایک ویڈیو تھی جو انہوں نے ٹویٹ کی, اسے میں نے ری ٹویٹ بھی کیا, لیکن اب اس میں سے میں 1 منٹ سے کم کا ایک ٹکڑا میں نے کاٹا ہے آپ کو دکھانے کے لیے. اس کو غور سے سنیں, پھر میں بتاتا ہوں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر قیمتیں بڑھا دیتا تو ہمیں قیمتیں نہ بڑھانی پڑتی. ہماری حکومت ویسے تو 10 اپریل کو ختم ہوئی تھی, لیکن ہر ملک میں جو ہے قیمتیں 15 اور 30 تاریخ کو تبدیل ہوتی ہیں. چلے 5 دن ہم آگے چلے جاتے ہیں, اور 15 اپریل کو جب قیمتیں تبدیل کرنے کا ٹائم آیا تھا پہلی دفعہ مفتاح اسماعیل صاحب کے پاس, تو اس وقت پیٹرول میں سبسڈی تھی 24 روپے 7 پیسے اور ڈیزل پہ سبسڈی تھی 41 روپے 44 پیسے. اب تک جو ہے کتنا جو ہے انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں 60 روپے. تو یعنی کہ 24 روپے 30 پیسے سے اگر 60 روپے مائنس کر دیں تو 36 روپے کی لینڈ مائن کس کی تھی, اور ڈیزل میں 41 روپے تھی, 60 روپے بڑھا دیا تو 19 روپے کی لینڈ مائن کس کی تھی. اگر تھوڑا سا سچ بول لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بتائیں کہ عالمی مارکیٹ میں بھی 60 دنوں میں قیمتیں بڑھی اور ہم نہیں بڑھا سکے. یہ فرق ہوتا ہے ایک ڈیٹا بیس بات کرنا اور ایک بغیر ڈیٹا کی بات کرنا. دیکھیں اس ویڈیو کے ٹکڑے سے, مزمل اسلم کی ویڈیو کے ٹکڑے سے, اور یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے, صرف مزمل اسلم یہ بات نہیں بتا رہے. عمران خان کی حکومت 10 کو نہیں 9 تاریخ کو گر گئی تھی. 10 تاریخ کو شہباز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے تھے, اور ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی اور پیٹرول ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی قیمتوں کو دنیا کی حکومتیں, پاکستان کی حکومت ریوائز کرتی ہے, کر سکتی. جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو ان پہ تو باؤنڈ نہیں تھا کہ عمران خان نے جو سبسڈی دی ہے وہ سبسڈی کو برقرار رکھتے ہوئے فوری طور پر وہ سبسڈی ختم کر سکتے تھے. اور وہ جو سبسڈی عمران خان نے دی تھی شروع میں 20 روپے کی 1 لیٹر پیٹرول پہ, وہ 15 اپریل کو صرف 24 روپے کچھ پیسے کی تھی. اسی طرح ڈیزل کی 40 روپے کچھ پیسے کی تھی. شہباز شریف صاحب وہ سبسڈی ختم کیوں نہیں کر سکے؟ اور اس کے بعد جو تیل کی قیمتیں تھیں اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا, اور جیسے ہی شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی اس نے ڈالر جو ہے چونکہ انسٹیبلٹی ہو گئی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, کراس ہو گیا, ایک ڈیفیکلٹ ٹرانزیشن ہو گئی, روپے نے گرنا شروع کر دیا, ڈالر نے اوپر جانا شروع کر دیا, اور پیٹرولیم کی پرائسز جو ہیں وہ جو اس وقت $100 پر بیرل سے کم تھی انہوں نے بہت تیزی سے بڑھ کے اس وقت وہ کوئی تقریباً $121 اور $124 کے قریب چھلانیاں جو ہے وہ پرائس لگا رہی. 2 چیزیں ہوئی, ڈالر کی قیمت جو ہے ڈالر اپریشیٹ کر گیا, روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا, اور پیٹرول کی جو کروڈ کی اور ریفائنڈ پیٹرولیم ہے دونوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. شہباز شریف صاحب نے اپنے لاس کو, ایکسچیکر کے لاس کو کیوں بلون کرنے دیا؟ اور مسلسل اس کا الزام آپ دیکھتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب ہوں یا پی ایم ایل این کے اور لوگ ہوں, جتنی لیڈرشپ اس وقت ہے وہ اس کی گالیاں عمران خان کو نکال رہی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ مسلسل کئی دن سے یہ کہتی رہی ہے کہ جی عمران خان لینڈ مائن یہاں بچھا کے چلا گیا, پوائزن پل ڈال کے چلا گیا, عمران خان نے بیسیکلی سبسڈی دی. لیکن عمران خان نے جو سبسڈی دی اس کی ویلیو تو صرف 24 روپے تھی, کچھ پیسے تھی 15 اپریل کو. کیوں نہیں یہ سبسڈی کو ختم کر سکے جب ان کو نظر آ رہا تھا کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ رہی؟ کیونکہ سارے یہ ڈرتے تھے, عوام سے ڈرتے تھے,
दूसरा मसला ये था कि लंदन में बैठे हुए इसाक डार साहब जो हैं वो मसलसल ये कह रहे थे कि अगर हम ये सब्सिडी खत्म करेंगे इस स्टेज के ऊपर तो अवाम का जो गैज़ गज़ब गुस्सा है उसका नज़ला हमारे ऊपर गिरेगा, ये पॉलिटिकली बड़ा अनपॉपुलर होगा। और गालिबन डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल की थिंकिंग थी कि हमें इसको खत्म कर देना चाहिए, सब्सिडी को ये खत्म नहीं कर सके। लेकिन अब इससे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जो पूरी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का जो अलमिया है, ना सिर्फ अभी गुज़िश्ता 4 बरस का बल्कि इससे पीछे पूरे 50 बरस का जो अलमिया है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, PMLN इज अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन नैरेटिव। क्योंकि नैरेटिव क्या था? नैरेटिव ये था कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का मसला नहीं है, पेंडेमिक का मसला नहीं है, IMF का मसला नहीं है, फैटफ का मसला नहीं है, ये अमेरिका और मगरब जो है वो IMF के जरिए इमरान खान की हुकूमत के साथ खेल नहीं रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल एजेंडा नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों की चीखें निकाली जाए, बल्कि जो भी मसला है पाकिस्तानी आवाम का वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान निकम्मा है, इमरान खान इनकॉम्पिटेंट है, इमरान खान कोकेन पीता रहता है, इमरान खान स्नॉट करता है, जो भी करता है, और इमरान खान बुद्धू है, मिस्टर डिम है, और इसकी सारी हुकूमत निकम्मी है, इनकॉम्पिटेंट है, गैर तजर्बाकार है। और अगर इसकी जगह एक एक्सपीरियंस टीम होती, हमने तो जी 5.8% ग्रोथ कर दी जो आखिरी साल में की थी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और सारा कुछ किया हुआ था, ठीक। और मीडिया नैरेटिव था जिसमें शहबाज शरीफ साहब बड़े कॉम्पिटेंट नजर आते थे। अब मसला यह है कि जिस चीज को खुद एडमिट नहीं किया था और जो अब अपने ऊपर पड़ गई है वो सूरत है, और यही चीज जो है वो इमरान खान साहब के लिए भी, PTI के लिए भी समझना बहुत जरूरी है कि वो, और इसीलिए एक इकोनॉमिक कंसेंसस की जरूरत है। इमरान खान की हुकूमत को जो मसला छोड़ के गई थी PMLN की हुकूमत 2018 में, वो ये था कि $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट तो तकरीबन एक्यूमुलेट हो चुका हुआ था, लेकिन उस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो अगस्त में और जुलाई में $2 बिलियन अ मंथ के हिसाब से बढ़ रहा था। अगर वो उसी तरह से बढ़ता रहता तो करंट अकाउंट डेफिसिट में वॉल्यूम होकर $24 बिलियन हो जाना था, $20 बिलियन के बजाय। जो रेमिटेंसेस थी वो इतनी बुरी सिचुएशन में थी बिकॉज ऑफ हुंडी एंड अदर्स कि वो तकरीबन $19 बिलियन की एक्सपेक्ट रेमिटेंसेस थी जो इमरान खान $33 बिलियन की छोड़ के गया। जो एक्सपोर्ट्स थी वो बढ़ के आखिरी साल में $24 बिलियन हुई, वरना पूरे 4 साल जो थे मून के उसमें 19, 20, 21 बिलियन जो थी वो एक्सपोर्ट्स रही। फैटफ में फैसला हो गया पाकिस्तान को मार्च 2018 में डालने का। फिर इमरान खान की हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ा, और IMF के पास जब गए तो IMF ने ऐसी कंडीशंस रखी जिसकी वजह से रुपया को डिवैल्यू करना पड़ा, और फिर कीमतें जो है वो स्पाइरल कंट्रोल हो गई, इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर चले गए। और फिर इमरान खान की जो टीम थी उसमें कम से कम 50% जो इंतहाई इंपॉर्टेंट पोजीशन थी इमरान खान की टीम में वो किसी और ने डाले हुए थे जो इमरान खान के साथ सिंसियर नहीं थे। वो अपनी एक्सप्लेनेशन वो साहब अभी दे रहे हैं बहुत सी। अभी जब सारी सिचुएशन को आपको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इमरान खान ने एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को इनहेरिट किया, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अब एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को इनहेरिट किया है, जिसका बहुत सा ताल्लुक जो है वो IMF के साथ है, इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस के साथ है, डेप्रिशिएटेड रुपया है जो डॉलर के मुकाबले में गिरा है और गिर रहा है उसके साथ है, और इसका कोई हल जो है अब PDM की इस हुकूमत शहबाज शरीफ जरदारी रजीम के पास इसका कोई हल नहीं। लेकिन असल इशू क्या है, ये वो असल इशू पे मैं आ जाऊं जिसका PTI को भी सोचना है, जिसका PMLN को भी सोचना है, जिसका PPP को भी सोचना है, और जिसका सबसे बढ़ के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सोचना है, जो अपने ऊपर किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने एक फ्रंट पे पॉलिटिशियंस रखे हुए हैं, कभी PTI आ जाती है, कभी PMLN आ जाती है, कभी PPP आ जाती है, और अभी भी इसी किस्म की थिंकिंग है। उस थिंकिंग में पुख्तगी नहीं आ रही है, मैच्योरिटी नहीं आ रही है, सेंसिबिलिटी नहीं आ रही है, अक्ल और दानिश से फैसले नहीं किए जा रहे हैं, और पावर एक्सरसाइज जरूर की जा रही है लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। जिम्मेदारी रखने के लिए सामने शहबाज शरीफ साहब को कर दिया है, डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल को कर दिया है, खुर्रम दस्तगीर को कर दिया है। यही गेम इस वक्त आसिफ अली जरदारी की है। फ्रंट पे शहबाज शरीफ को रखा हुआ है, फ्रंट पे खुर्रम दस्तगीर को रखा हुआ है, फ्रंट पे डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल को रखा हुआ है, और फ्रंट पे राना सनाउल्लाह को रखा हुआ है। खुद उसके बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने आपको कई दफा बताया। रियल इशू क्या है पाकिस्तान का? 1977 से जब जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट गिर गई 5 जुलाई 1977 के मार्शल लॉ के नतीजे में, तो तकरीबन 11 बरस जनरल ज़िया उल हक ने इस मुल्क पे हुकूमत की, एस्टैब्लिशमेंट ने डायरेक्टली हुकूमत की। सारी पॉलिटिक्स जो है वो जनरल ज़िया उल हक ने खड़ी की, जिसमें PMLN को पैदा किया, नवाज शरीफ को लीडर बनाया, शहबाज शरीफ को लीडर बनाया, पीपल्स पार्टी को साइड पे रखा, सेक्टेरियन वायलेंस को एनकरेज किया, क्लैशनकोफ का कल्चर पाकिस्तान में लेके आए। उसके बाद हुकूमत आ गई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की, तकरीबन को 20 महीने की हुकूमत 88 में उनकी आ गई जुनेजो की हुकूमत के बाद। फिर उनकी हुकूमत गई तो नवाज शरीफ साहब की 3 बरस की हुकूमत आ गई,
90 से लेकर 93 में। उनकी हुकूमत गिरी तो 93 से 96 में फिर 3 साल के लिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आ गई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को निकाला गया तो फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई। 97 से लेकर 99 तक कोई 2.5 बरस नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हुई। उसके बाद मिलिट्री इंटरवेंशन हो गई जनरल मुशर्रफ की और उन्होंने तकरीबन 8 बरस हुकूमत की। उसके बाद फिर हुकूमत आ गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आसिफ अली जरदारी साहब उसके स्याह सफेद थे, उनकी हुकूमत हटी तो नवाज शरीफ साहब की 2013 से उनकी हुकूमत आ गई। पंजाब में पहले ही 2008 से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। इमरान खान को तहरीक इंसाफ को तो 20 अगस्त 2018 में हुकूमत मिली और इमरान खान ने तो हुकूमत की पाकिस्तान में सिर्फ 43 मंथ्स। लेकिन पाकिस्तान की जो असल इश्यूज हैं जिसकी वजह से सारी आवाम की और हम सब की चीखें निकली हुई हैं, जो सब हम दुहाई दे रहे हैं, जो सब गालियां दे रहे हैं, जो सब रो रहे हैं, जिसका ब्लेम कभी इधर फेंका जाता है कभी उधर फेंका जाता है, कभी इस पे फेंकते हैं कभी उस पे फेंकते हैं। और इस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब का वो जो किसी ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब पे तरस आता है कि जिस किस्म की मुसीबत उनको डाल दी गई है, कोई रियल अथॉरिटी शहबाज शरीफ के पास नहीं है, कोई रियल पावर शहबाज शरीफ के पास नहीं है, कोई सोल्यूशन शहबाज शरीफ के पास नहीं है। शहबाज शरीफ एंड डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल आर देयर टू टेक द ब्लेम। असल इशू क्या है? असल इशू तो पाकिस्तान का जो चैलेंज है, जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का चैलेंज है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी को और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को जो एनर्जी चाहिए पेट्रोलियम की शक्ल में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शक्ल में, एलएनजी और गैस की शक्ल में, अपनी पूरे इंडस्ट्री की व्हील्स को चलाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, और जो व्हीकल ट्रैफिक है, जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक है बिटवीन द पोर्ट एंड द सिटीज, बिटवीन द पोर्ट एंड द मार्केट्स, बिटवीन द फार्म एंड द मार्केट, वो सारा जो व्हील ऑफ इंडस्ट्री है जिसने घूमना है लोगों को शायद खुद डेमोस्ट के लिए, उसमें सबसे बड़ा जो कंजम्पशन है, जो सबसे बड़ा खर्चा है, जो सबसे बड़ी कॉस्ट है, वो एनर्जी की है। और वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो इंपोर्टेड है। जो बिजली भी हम बना रहे हैं फर्नेस ऑयल के जरिए या एलएनजी के जरिए, वो भी इंपोर्टेड है और उसकी कॉस्ट जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने इन्वेस्ट नहीं किया सस्ते हाइड्रो इलेक्ट्रिक में, डैम्स में इन्वेस्ट नहीं किया, सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं किया, विंड पावर में इन्वेस्ट नहीं किया, न्यूक्लियर हम सिर्फ 5-6% बनाते हैं, उसमें हमने इन्वेस्ट नहीं किया। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है अच्छा, ये जो 1977 से अब जब जनरल ज़ियाउल हक को एस्टैब्लिशमेंट ने डायरेक्टली रूल करना शुरू कर दिया, और हकीकत यह है कि 1977 से आज तक जो 45 ईयर्स हैं उसमें कभी भी सबसे जो पावरफुल पॉलिटिकल प्लेयर रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट रही। और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के जहन में यह है कि वो सबसे इंटेलिजेंट है, उन्हें सबसे ज्यादा बेहतर पता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर तो वही थे। इस सारे टाइम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर तो बीएनएन नहीं थी, पीपीपी भी नहीं थी, इमरान खान को तो दिए 3.5-4 साल। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो की डिसीजन मेकर रहा है पाकिस्तान की 45 बरस की तारीख में, वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट रही है। और जो इस इशू था एनर्जी का, ओवर पॉपुलेशन का, सेक्टेरियन कल्चर का, और जो मजहबी जमातें ऐसी पैदा हो गई जिन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को भी इफेक्ट किया बहुत बुरी तरह से। मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस मिलिटेंसी है और जो रिलीजियस फीलिंग है फैनेटिसिज्म की, इसने कैसे पाकिस्तान के सारे रिलेशनशिप को डिस्टर्ब किया। और पाकिस्तान का जो इंतहाई डिफिकल्ट रिलेशनशिप है इस पूरे इंडिया के साथ, वो फिर किसका कसूर बनता है? अच्छा, फिर पाकिस्तान का जो सबसे, अगर पाकिस्तान का मसला एक तरफ एनर्जी है, ओवर पॉपुलेशन है, फिर पाकिस्तान का मसला इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है कि पाकिस्तान को अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जिस किस्म की इंपोर्ट्स करनी पड़ रही हैं, उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत नाकाफी हैं। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्यों नाकाफी हैं? इसलिए कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री कंपैटिटिव नहीं है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री क्यों कंपैटिटिव नहीं है? इसलिए कि पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स जो है उसके पास स्किल्स नहीं है। तो फिर उसी में आ जाते हैं जो मैंने अभी कह भी दिया आपको कि इन तमाम चीजों का जो 3 या 4 फैक्टर्स हैं, इसका सबसे बड़ा ब्लेम तो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जाता है। बिकॉज की डिसीजन मेकर तो आप ही थे। नवाज शरीफ तो नहीं था की डिसीजन मेकर, शहबाज शरीफ तो नहीं था की डिसीजन मेकर, पीपल्स पार्टी तो नहीं थी की डिसीजन मेकर, इमरान खान तो नहीं था की डिसीजन मेकर। तो इससे क्या पता चलता है? और मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूं कि इसका ताल्लुक कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की प्रिविलेजेस के साथ है, ये इनसिंसियरिटी के साथ है, या कोई उन्होंने सही काम। इसका सिर्फ एक चीज के साथ ताल्लुक है कि जिस तरह से पाकिस्तान के सियासतदानों के पास कोई फ्यूचर का विजन नहीं था, उन्हें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि मुस्तकबिल जो आ रहा है अगले 20, 25, 30, 40 बरस में, उसमें किस किस्म के चैलेंजेस हमारे सामने होंगे, पाकिस्तान के सामने होंगे, और उनका हल निकालने के लिए किस किस्म के फैसले जो हैं वो करने होंगे। जहां सियासतदानों को कुछ नहीं पता था, वहां पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट वाइज समझती, उसको भी कुछ नहीं पता था। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट तो डायरेक्टली रूल कर रही थी 1977 से लेकर 1988 तक, तो एस्टैब्लिशमेंट रूल कर रही थी, उसके बाद भी एस्टैब्लिशमेंट बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। तो पाकिस्तान ने सस्ती एनर्जी के बारे में मानाखेज फैसले क्यों नहीं किए?
क्या वजह हुई कि पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बेतहाशा सीरीज ऑफ डैम्स नहीं बना सका? क्या वजह हुई कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है उसमें इतना इजाफा हो गया? क्या वजह हुई कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन को स्किल डेवलपमेंट देने के हवाले से कोई क्रूशियल मीनिंगफुल फैसले जो है नहीं हो सके? तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वही अंडरस्टैंडिंग इंडिया से किस किस्म का रिलेशनशिप रखना है, बगरत से किस किस्म का रिलेशनशिप रखना है, क्या फैसले उस हवाले से करने, वो क्रूशियल इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट फैसले नहीं हो सके, न ही उसके हवाले से कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर डिवाइस जो है वो गवर्नमेंट्स को मिल सकी। सो ये एक्चुअल प्रॉब्लम है जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इमरान खान साहब भी सोच समझ के आगे के बारे में सोचें, पीटीआई भी सोच समझ के करे, और इस वक्त जो मुख्तलिफ किस्म के फैसले किए जा रहे हैं कि हम जो है किस तरह से इलेक्शन जो है रिग कर लेंगे, मैसेज मैनेज कर लेंगे, किसी पार्टी को लीड नहीं लेने देंगे, इमरान खान को वापस नहीं आने देंगे, पीपीपी लेड किस्म की एक गवर्नमेंट जो है वो आ सकती है, ये सब बातें नादानी की बातें हैं, बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये सब बातें रिफ्लेक्ट करती हैं कि डिसीजन मेकर्स को अभी तक जो है फ्यूचर का अंदाजा नहीं हुआ कि फ्यूचर चीज क्या है। सब शॉर्ट साइटेड है, नैरो कास्ट थिंकिंग है। फ्यूचर बड़ा खौफनाक है, फ्यूचर का बड़ा जबर है, और फ्यूचर को समझने के लिए बड़ी रिसर्च और बड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है। यही वजह है कि मैंने कहा एक सेपरेट वीलॉग करूंगा आपके सामने बताने के लिए कि कैसे वो जमात जो PMLN, जिसके बारे में लोग समझते हैं कि वो सेंट्रल पंजाब की एक बहुत ही ताकतवर जमात है, उसका सियासी मुस्तकबिल तमाम तर पावर के, तमाम तर सपोर्ट के, तमाम तक इलेक्शन रिगिंग के, उसका अगले चंद सालों में फ्यूचर जो है, उसका मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो करूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ कमेंट्स करने हैं। जो मेरा सेकंड मेन टॉपिक है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो एक नोटिफिकेशन किया है, जो करवाया कैबिनेट सेक्रेटरीट एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से नोटिफिकेशन किया है, जिसमें इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग ऑफ द पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए वेटिंग एजेंसी जो है बना दिया गया है। ये बड़ा मिसकंसीव्ड नोटिफिकेशन है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी पे मबनी है। इसको सोचा ही नहीं गया कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं और ये कितना गलत नोटिफिकेशन है और इसके इतने गलत कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को सीरियसली सोचना चाहिए इसे विड्रॉ करने के लिए। और अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इसे विड्रॉ नहीं कर सकते तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इसको सुओ मोटो के तौर पर उनको उठाना चाहिए कि कितना ये गलत चीज है। ये नोटिफिकेशन है जिसकी स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जिसके हवाले से प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब ने भी ट्वीट किया, मैंने भी ट्वीट किया, दर्जनों और लोगों ने भी ट्वीट किया। सब लोग इसके ऊपर एक रिएक्शन दे रहे हैं। तलत हुसैन साहब का रिएक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तलत हुसैन साहब ना सिर्फ मेरे बहुत खिलाफ है, इमरान खान के बहुत खिलाफ है, पीटीआई के बहुत खिलाफ है, और मौजूदा जो निजाम हुकूमत है उसको वो सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ा एक ब्लंडर किया है शहबाज शरीफ साहब ने कि तलत हुसैन साहब ने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया। इसमें कहा क्या गया? इसमें कहा गया कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं ऑफिसर कैटेगरी की, यानी समझ आती है कि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक, इनकी जो इंडक्शन और एंट्री है, इनकी जो प्लेसमेंट है, इनकी जो इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स हैं, इनकी जो अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस हैं, इसकी वेटिंग और इसकी तहकीक और उसके बारे में ओपिनियन जो है वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस देगी। इसमें मैंने 6-7 पॉइंट लिखे हैं कि क्यों ये एक इंतहाई इनप्रैक्टिकल किस्म की, अनसस्टेनेबल किस्म की सजेशन है, जिससे तरह तरह की गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। एक गलतफहमी तो ये पैदा हो गई है, लोगों ने कहना शुरू किया है कि अनडिक्लेयर्ड मार्शल लग चुका है। दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये एक क्लियरली इलेक्शन मैनेज करने की स्ट्रेटजी है कि आप सिविल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको खौफ हरास में रख रहे हैं, उनको आप बता रहे हैं कि हम आपको मैनेज करेंगे, आपकी सारी प्लेसमेंट हम कंट्रोल करते हैं, उनको एक स्टेट ऑफ फियर में डाल के आप उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि इस किस्म की वेरिफिकेशन करने की जरूरत जो है वो क्यों सडनली महसूस कर दी गई, और अगर इसकी जरूरत वाकई है तो इसका एक सिविलियन सेटअप क्यों नहीं हो सकता? ये क्या वजह है कि आप एक मिलिट्री डोमिनेटेड एजेंसी को ये वेटिंग का राइट दे रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह की गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं? और अगर आपने करना ही है ऐसा सेटअप तो फिर आपको अगर इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत है तो आपके पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेट सिविलियन एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको नवाज शरीफ के जमाने में उसकी जो इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है, उसको जो इक्विपमेंट है वो बहुत अच्छा दिया गया है, थैंक्स टू ब्रिटिश एंड थैंक्स टू MI6। तो फिर आप IB को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो को ISI को क्यों लेके आ रहे हैं? ISI को क्यों फंसा रहे हैं? उसको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर? अब इसमें फियर्स ये, अच्छा पहले ये ऐसा सिस्टम है पॉलिटिकल जहां बड़ी सिविल मिलिट्री डिवाइड की फीलिंग्स हैं, जहां बहुत ज्यादा एक खचाव की सी, तनाव की सी कैफियत है, जिसका दुनिया भर जो है उसका फायदा उठाती है। और हिंदुस्तान में और मगरब के ज़राए इब्लाग में हमेशा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल सोसाइटी नहीं है, पाकिस्तान में एक मिलिट्री कंट्रोल है, पाकिस्तान एक मिलिट्री डोमिनेटेड माशरा है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में थिंकिंग की सारी जो है उसे कहा जाता है, टर्म यूज करते हैं, कहते हैं मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो एक ऐसे इल्जाम हम पे हैं जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे खेलते हैं, तो हम उसको क्यों बढ़ा रहे हैं?
अच्छा, फिर शहबाज शरीफ साहब ने PMLN का जो सारा नैरेटिव है कि वोट को इज्जत दो और ये कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, ये वो चीज है जिसको नवाज शरीफ साहब के मैं डिक्टेशन नहीं दूंगा। 1993 से नवाज शरीफ साहब इस किस्म की बातें कर रहे हैं और फिर 2013 के बाद उनकी हुकूमत आई तो उस पर उन्होंने बड़ा स्टैंड लेने की कोशिश की। फिर उनको हुकूमत से निकाला गया तो उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो, और पिछले पूरे 4 साल से यही तो वो कह रहे हैं। तो उसके बाद आके शहबाज शरीफ साहब जब ऐसा नोटिफिकेशन इशू करते हैं तो PMLN का सारा नैरेटिव तो बढ़ गया, उसका तो कुंडा हो गया, उसको तो तबाह बर्बाद कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने से। और सबसे बढ़ के ये कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो हमारी एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसकी जिम्मेदारियां और जिसके चैलेंजेस जो हैं वो रीजनल डायनामिक्स भी हैं, इंटरनेशनल डायनामिक्स भी हैं, उसको तो नजर रखनी है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मकबूजा जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, किस किस्म के चैलेंजेस जो हैं दरपेश हो रहे हैं, जो नए सोशल मीडिया का राइज है उसे कैसे पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी तौर पर मतलब कंट्रोल किया जा रहा है। हजारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की। आप इंटर सर्विस इंटेलिजेंस को क्यों स्ट्रेच कर रहे हैं, उसको क्यों लेकर आ रहे हैं इस लोकल पॉलिटिक्स के अंदर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टग ऑफ वॉर के अंदर? इंतहाई गैर दानिशमंदाना जो है और ISI की कैपेसिटीज बढ़ाने के लिए तो हमें बड़े सीरियसली काम करने की जरूरत है, पूरी एक रीथिंकिंग की जरूरत है, बिकॉज जो फ्यूचर हमारे सामने अनफोल्ड कर रहा है उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंपॉर्टेंस जो है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ISI की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान का डिफेंस करने के लिए। तो क्यों उसको आप इस चीज में फंसा रहे हैं? इंतहाई अनवाइज, इंतहाई गैर दानिशमंदाना, इंतहाई बचगाना, इंतहाई चाइल्डिश सोच है, जिस किसी की भी है, शहबाज शरीफ साहब की है या किसी और की है। जरूरत इस चीज की है कि शहबाज शरीफ साहब के कैबिनेट के जो लोग हैं, PMLN के लीडिंग जो उनके करीब हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनको समझाएं कि इस नोटिफिकेशन को खुदा विड्रॉ करें। दैट इज सेंडिंग ऑल द रॉन्ग सिग्नल्स जो किसी भी डेमोक्रेसी को नहीं चाहिए। और अगर शहबाज शरीफ साहब और उनके रुफका कार जो है इस सूरत हाल पर काबू नहीं पा सकते तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए और इस नोटिफिकेशन को खत्म करना चाहिए, इसको वर्ड एब इनिशियो करना चाहिए। ये बहुत गलत मूव है PMLN की पॉलिटिक्स की। फिर बात करूंगा इंशाल्लाह।